आज हम अपना फॉर्मली सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। आपका सीएमए फाइनल का एसएफएम वहीं से स्टार्ट होता है जहां पे आपका सीएमए इंटर का एफएम का सिलेबस खत्म होता है। जैसे आप वेब सीरीज वगैरह देखते हो या मूवीज वगैरह की बात करें तो 1 के बाद सीजन 2 आता है, सीजन 3 आता है। तो उसमें होता क्या है, जहां से सीजन 1 की स्टोरी खत्म होती है वहीं से सीजन 2 की स्टोरी स्टार्ट होती है। तो बिल्कुल सेम सिचुएशन आपके एसएफएम के सिलेबस की है कि जहां पे आपका सीएमए इंटर का एफएम खत्म हुआ वहीं से आपका सीएमए फाइनल का एसएफएम स्टार्ट हुआ। आपको अगर याद हो, ध्यान हो, तो सर सीएमए इंटर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लास्ट स्टडी नोट आपका होता था कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग कह दो चाहे इन्वेस्टमेंट डिसीजन कह दो, एक ही बात है। तो बस वहीं से हमारा एसएफएम का सिलेबस शुरू होता है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो 3 डिसीजन के आसपास घूमता है। सर पहला है फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा कहां से आए। दूसरा है डिविडेंड डिसीजन, सर जो हमने कमाया उसमें से कितना हम एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दें और कितना हम अपने पास रिटेन कर दें। और तीसरा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तीसरा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो आपका एफएम था इंटर का, उसमें केवल एक टॉपिक था इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, जिसमें आप फिजिकल इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करते हो। जबकि आपका ये जो एसएफएम है इसमें आप फिजिकल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की भी आगे फर्दर जाके बात करने वाले हो। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब है पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, ये डिसीजन लेना। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब है डिसीजन रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कि सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना। सर क्या ये चैप्टर हमारे साथ फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे या फिर फाइनेंशियल एसेट्स में। तो ये जो चैप्टर है ये आपके साथ फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। फिजिकल एसेट्स का मतलब है सर एक बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, प्लांट में पैसा इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, मशीन में पैसा इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, इक्विपमेंट में पैसा इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। इस तरीके से जो एसेट्स में हम डील करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, वो फिजिकल एसेट्स होती है। प्रोजेक्ट की प्लानिंग करनी है, प्रोजेक्ट की प्लानिंग करनी है, पैसा इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, इस प्रोजेक्ट में पैसा डालना है कि नहीं डालना। और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि सर हमें इस तरीके से प्रोजेक्ट में पैसा डाल के कंट्रोलिंग रखनी है ताकि हम वहां से मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट जनरेट कर सके। कई पार्ट में हम इस स्टडी नोट को कवर करने वाले हैं और इस सीक्वेंस में पहला जो पार्ट है हमारा वो है एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्ट कैश फ्लो। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब किसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए सोचती है कि मेरे सामने ये एक पावर प्रोजेक्ट है, मेरे सामने से एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है पावर प्रोजेक्ट, और मैं हूं अपनी कंपनी का फाइनेंस मैनेजर, तो मुझे ये डिसाइड करना है कि सर क्या पावर प्रोजेक्ट में पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। तो जैसे ही मेरे माइंड में ये आता है कि पावर प्रोजेक्ट में पैसा डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, तो मैं क्या देखूंगा, सर मैं कॉस्ट बेनिफिट देखूंगा कि अगर पावर प्रोजेक्ट में पैसा डालते हैं तो कितना डालना पड़ेगा और वहां से क्या हमें वापस आने की उम्मीद है। तो जब हम एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्ट कैश फ्लो की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जिस प्रोजेक्ट में आप पैसा डालने की सोच रहे हो उस प्रोजेक्ट में कितना तो कैश फ्लो होगा एज ए आउटफ्लो, मतलब कितना तो आउटफ्लो होगा, और अगर मैं वो पैसा इन्वेस्ट कर देता हूं तो मुझे वहां से फ्यूचर में क्या इनफ्लो होगा। तो जब भी फाइनेंस मैनेजर किसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो वो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड एस्टिमेट करते हैं कि कितना तो हमें आउटफ्लो करना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट में, और देन आउटफ्लो करने के बाद हमें वहां से कितना इनफ्लो आने की उम्मीद है, और उसी के अकॉर्डिंगली
फाइनेंस मैनेजर ये डिसाइड करेंगे कि हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पहला स्टेप ये है कि जहां पे भी आप पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, ये देखो कि उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और वहां से फ्यूचर में वापस क्या पैसा आने की उम्मीद है। तो सर इसके लिए हमें इस एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्ट कैश इनफ्लो के टॉपिक में सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्शन देखना है कि सर ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता क्या है। इसके बाद हमें यहां पे आउटफ्लोज और इनफ्लोज कैलकुलेट करने सीखने हैं। सबसे पहले तो ध्यान दो सर, इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है। ये प्रोजेक्ट कैश फ्लो है जो कि आप इंटर लेवल में, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो कैपिटल बजटिंग में आप कैश फ्लो कैलकुलेट करते हो, वो वाला पार्ट है। तो हमें यहां पे एक तो आउटफ्लो कैलकुलेट करना सीखना है, कैश आउटफ्लो। और जो आउटफ्लो होते हैं वो इनिशियल स्टेज पे होते हैं, कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर आपको करने पड़ते हैं। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में पैसा डालते हो, बहुत सारे आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टार्टिंग में करने पड़ते हैं, और जो स्टार्टिंग में कैपिटल एक्सपेंडिचर आप करते हो बस उसी को इनिशियल कैश आउटफ्लो बोला जाता है। जैसे सिंपल सी अगर मैं बात करूं, आप कहते हो हम कपड़ा बनाएंगे। सर आप कपड़ा बनाओगे तो कपड़ा बनाने की मशीन लाओगे, जिस दिन लाओगे उसके बाद ही तो आप क्या कर सकते हो, कपड़ा बनाना शुरू कर सकते हो। मतलब कपड़ा बनाना तब तक नहीं स्टार्ट हो सकता जब तक वो मशीनरी नहीं ले आओगे। तो मशीनरी पे जो खर्चा करोगे वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और वो आपको इनिशियल दैट इज स्टार्टिंग में करना पड़ेगा। और जो इनिशियल पीरियड होता है वो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ईयर जीरो माना जाता है। ईयर जीरो का मतलब होता है आज। अगर कहते हो आप कि सर आज मैं कपड़ा बनाना शुरू करूंगा, तो आज या आज से पहले ही आपको क्या करना पड़ेगा, मशीन खरीद के लानी पड़ेगी। अब आज से पहले नेगेटिव पीरियड में जाके मैं कोई कैलकुलेशन नहीं करता। तो जिस दिन आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, जिस दिन आप मशीन स्टार्ट कर रहे हो, उसी दिन के वो खर्चे माने जाते हैं। आप कहते हो सर एक मशीन खरीदनी पड़ेगी 10 लाख रुपए की, सर ठीक है, जिस दिन खरीदोगे वो आपके लिए ईयर जीरो होगा। देन आप कहते हो उस मशीन की 5 साल की लाइफ होगी, तो इसका मतलब 5 साल तक आप उस पर काम करने की सोचोगे। काम करने की सोचोगे तो सर काम करके वहां से कुछ कमाने की भी सोचोगे, और जो कमाओगे वो क्या है, कैश इनफ्लोज। तो अगर मैं कहता हूं सर 5 साल तक इस मशीन की लाइफ होगी, 5 साल तक ये मशीन चलेगी, तो मेरे अकॉर्डिंगली, मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंगली आपका ईयर 1 से लेकर ईयर 5 जो होगा, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, उसके अंदर जो आप कैश कमाओगे, जो आपको इनफ्लो होगा, वो होगा एनुअल कैश इनफ्लो। अब आप कहते हो सर 5 साल मशीन चलेगी, इसका मतलब 5 साल के बाद मशीन बेकार है, और जब मशीन बेकार हो जाती है तो उसका क्या किया जाता है, सर उसको एज ए स्क्रैप बेच दिया जाता है। तो किसी भी एसेट का जो लास्ट ईयर होता है, मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग 5वां साल का जो एंड होगा, 5th ईयर का एंड, वो लास्ट है, तो उसमें आप मशीन को क्या कर देते हो, एज ए स्क्रैप वगैरह बेच देते हो। जब एज ए स्क्रैप वगैरह बेचते हैं तो हमें वहां से भी कुछ इनफ्लो आ जाते हैं। वो इनफ्लो हर साल तो नहीं आते। जब मैं मशीन को एज ए स्क्रैप बेचूंगा, मुझे जो पैसा मिलेगा वो ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर हर साल मिल जाएगा। सर 5वें साल के एट द एंड मिलेगा, बिल्कुल एंड, जब वो मशीन हम निकाल रहे हैं अपने बिजनेस के बाहर। तो उसको बोला जाता है टर्मिनल कैश इनफ्लोज। आप देखते होंगे, आप बसेज वगैरह, मेट्रो वगैरह में ट्रेवल अगर करते हैं तो आप देखते होंगे टर्मिनल स्टेशन होता है। टर्मिनल स्टेशन का मतलब है ट्रेन वहां पे टर्मिनेट हो जाती है, उसके आगे नहीं जाएगी। बस वहां पे टर्मिनेट हो जाती है, उसके आगे नहीं जाएगी। तो सिंपल सी बात है, मशीन यहां पे टर्मिनेट हो रही है, उसके आगे वो काम नहीं करेगी। तो टर्मिनल कैश इनफ्लो, कि जब मशीन बेकार हो गई, उसको बेच रहे हैं, तो जो कैश इनफ्लो मिल रहा है दैट इज नॉन एज टर्मिनल कैश इनफ्लो। मेरे एग्जांपल में 5th ईयर का जो एंड होगा दैट विल बी टर्मिनल कैश इनफ्लो। तो सर ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें इस एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्ट कैश इनफ्लो में डिस्कस करने। हेडिंग पुट करो, और ये जो 2 स्लाइड्स मैंने आपको दिखाई है ये कॉपी करो। देन उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हेडिंग पुट करो, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। और उसके अंदर सबसे पहला पार्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्ट कैश फ्लो।
जिसमें सबसे पहले अगर हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैश फ्लोज का इंट्रोडक्शन देखें तो इंट्रोडक्शन में वही बातें लिखी हुई है जो मैंने अभी अभी आपको बताई। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ए फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंशियल मैनेजर के तीन फंक्शंस होते हैं। फाइनेंशियल मैनेजर के तीन फंक्शंस होते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा कहां से आए, डिविडेंड डिसीजन, जो हमने कमाया उसमें से कितना डिविडेंड दें और कितना अपने पास रख लें, और तीसरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ए फंक्शन ऑफ फाइनेंस मैनेजर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो फाइनेंस मैनेजर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है, क्यों? ताकि वो प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमा सके और अपने बिजनेस की वैल्यू को ज्यादा से ज्यादा जनरेट कर सके। हियर इन्वेस्टमेंट डिसीजन का जब यहां पे मतलब लिया जाता है तो यहां पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन से लिया जाता है, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो हम अलग से चैप्टर नंबर 11 जो है उसमें हम डिस्कस करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का ये जो चैप्टर है इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखो, इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना ये डिसाइड करने की काफी सारी मेथड्स है जो कि हम चैप्टर 7A में डिस्कस करने वाले हैं। बट व्हाइल टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लेकिन जब भी एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना हो, द फाइनेंशियल मैनेजर एस्टिमेट्स द 3 टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज रिलेटेड टू द पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने से पहले ही फाइनेंशियल मैनेजर 3 तरीके के कैश फ्लो जानना चाहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं स्टार्टिंग में कितना पैसा लगाना पड़ेगा, स्टार्टिंग में कितना कैश आउटफ्लो होगा, उसके बाद हर साल जो हम एक्टिविटी करेंगे उससे कितना कैश आएगा, और जो भी प्रोजेक्ट है उसका जो लास्ट ईयर होगा क्या उसमें कोई एडिशनल कैश फ्लो भी आएगा। तो फाइनेंस मैनेजर जानना चाहते हैं हाउ मच इनिशियल कैश आउटफ्लो विल बी, स्टार्टिंग में कितना कैश आउटफ्लो करना पड़ेगा। जो स्टार्टिंग का कैश आउटफ्लो होता है वो हमेशा ईयर 0 बोला जाता है। ईयर 0 का मतलब होता है आज, मतलब जिस दिन आप अपने बिजनेस की एक्टिविटी शुरू करोगे उससे पहले ही ये सारे के सारे खर्चे आपको कर देने होते हैं। सिंपल सी बात करूं, मैं एक मशीन पे क्लोथ प्रोडक्शन करना चाहता हूं, क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता हूं। सिंपल सी बात है, जब तक मशीन खरीदोगे नहीं तब तक क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग कैसे स्टार्ट कर दो। इसका मतलब अपनी बिजनेस एक्टिविटी शुरू करने से पहले ही आपको वो खर्चा फर्स्ट डे ही करना पड़ेगा। फर्स्ट डे मतलब हम उसको ईयर 0 से इंडिकेट करते हैं। ईयर 0 का मतलब आज, आज मतलब जिस दिन बिजनेस एक्टिविटी शुरू होगी उसी दिन आपको ये खर्चा करना पड़ेगा। उसके तुरंत बाद आप अपनी बिजनेस एक्टिविटी शुरू कर दोगे तो फाइनेंस मैनेजर जानना चाहता है हाउ मच एनुअल कैश इनफ्लोज विल बी। अब हर साल कितना कैश इनफ्लो आएगा। अगर मैं कहता हूं कि मशीन की लाइफ 5 साल की है तो एनुअल कैश इनफ्लोज आपको ईयर 1 से 5 तक आएंगे। अगर 5 साल की लाइफ है तो ईयर 1 से 5 तक आएंगे। 10 साल की लाइफ है तो 1 से 10 तक आएंगे। अब अगर मैं कहता हूं 5 साल की लाइफ है तो इसका मतलब आप कहना चाहते हो कि 5th ईयर के एंड में ये मशीन बेकार हो जाएगी, और अगर ये मशीन बेकार हो जाएगी तो आप उस मशीन को रखकर क्या करोगे, उसको एज ए स्क्रैप निकाल दो। इसका मतलब लास्ट ईयर कौन सा है, 5th ईयर। 5th ईयर के एंड में मैं इस मशीन को एज ए स्क्रैप बेच दूं। तो टर्मिनल ईयर मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंगली 5th ईयर। अगर मशीन की लाइफ 10 साल की होगी 10th ईयर हो जाएगा। 20 साल की लाइफ होगी 20th ईयर हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का इंट्रोडक्शन सिंपल है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ए फंक्शन ऑफ फाइनेंस मैनेजर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन।
कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल मैनेजर हमेशा 3 तरीके के कैश फ्लो जानना चाहते हैं। फर्स्ट, इनिशियल कैश आउटफ्लो, सेकंड, एनुअल कैश इनफ्लो, थर्ड, टर्मिनल कैश इनफ्लो। इसके बाद हेडिंग पुट करो इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और ये इंट्रोडक्शन जो स्लाइड है इसको आप कॉपी कर लीजिए। मेन इस स्लाइड में हमारे लिए 3 नाम है, इनिशियल कैश आउटफ्लो कैसे कैलकुलेट करना है, एनुअल कैश इनफ्लो कैसे कैलकुलेट करना है और टर्मिनल कैश इनफ्लो कैसे कैलकुलेट करना है। और इस चैप्टर 7 में तो हम बस यही 3 चीज सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनिशियल कैश आउटफ्लोज। देखो, जैसा मैंने पहले भी कहा, इनिशियल मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग। बिल्कुल स्टार्टिंग में जो आपके कैश आउटफ्लो होंगे दैट इज ऑलवेज इन ईयर 0। इनिशियल कैश आउटफ्लोज आपके हमेशा ईयर 0 में होंगे। इसका मतलब जिस दिन मैं बिजनेस एक्टिविटी शुरू करूंगा उससे पहले ही मुझे ये खर्चे कर देने होते हैं। सिंपल सी बात है, आप एक दुकान ही खोलते हो, ऐसा नहीं है कि दुकान खोलने के बाद आप फर्नीचर वगैरह बनवाते रहते हो या फिर पेंट वगैरह करवाते हो। आप पहले ही वो खर्चे कर चुके होते हो, फर्नीचर वगैरह, काउंटर वगैरह आके सब कुछ लग जाता है। एक दिन जब आप सारा खर्चा कर देते हो उसके बाद अपनी दुकान का इनॉग्रेशन करते हो, और जिस दिन इनॉग्रेशन करते हो उसी दिन से आपका बिजनेस एक्टिविटी शुरू हो जाती है। लेकिन उससे पहले आपने काफी सारे खर्चे कर दिए होते हैं। वो क्या है? इनिशियल कैश आउटफ्लोज ही है। इसी तरीके से एक बिजनेस इनिशियल कैश आउटफ्लो करता है। तो इसका मतलब क्या है? इट इंडिकेट्स द कैश आउटफ्लोज विदाउट व्हिच प्रोडक्शन कैन नॉट बी स्टार्टेड। जब तक क्लॉथ बनाने की मशीन नहीं खरीदूंगा, क्लॉथ बनना शुरू कैसे होगा? तो सिंपल सी बात है, क्लॉथ बनाने के लिए जो मशीनरी खरीदनी है उसका खर्चा आपको इनिशियल ईयर में ही करना पड़ेगा, इन ईयर 0। इनिशियल कैश आउटफ्लो कैलकुलेट करने के लिए हम 2 कॉलम कंसीडर करते हैं, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, परचेज कॉस्ट ऑफ मशीन हो सकता है, कोई प्लांट हो सकता है, कोई इक्विपमेंट हो सकता है। अब कई मशीनें तो ऐसी होती है कि आप लाओ चला लो, लेकिन कई मशीनों को इंस्टॉल करवाना पड़ता है। तो अगर मशीन को इंस्टॉल करवाने की कोई कॉस्ट है वो भी आप ऐड कर सकते हो सकता है आप कुछ मटेरियल वगैरह, सेफ्टी स्टॉक वगैरह मटेरियल का मेंटेन करो। आप कहो सर 50,000 का तो सेफ्टी स्टॉक में मेंटेन करूंगा ही करूंगा मटेरियल का, तो वो क्या हो जाएगा आपका वर्किंग कैपिटल। आपको शुरू में कुछ लगानी पड़ सकती है। अगर आप कुछ पैसा स्टॉक के लिए, कुछ पैसा डेटर्स के लिए, कुछ पैसा एज ए कैश अपने पास होल्ड करना चाहते हो, तो ये सब क्या है? करंट एसेट्स के पार्ट है। और उसके लिए अगर आपको कोई वर्किंग कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़ रही है तो वो भी आपको स्टार्टिंग में लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने अभी कहा, बिजनेस एक्टिविटी शुरू करनी है, मशीन ले आए, अब कपड़ा बनाने के लिए मुझे थ्रेड की जरूरत है, थ्रेड मैं लेकर ही नहीं आऊंगा तो बिजनेस एक्टिविटी कैसे शुरू होगी? आप कहते हो 50,000 रुपए का थ्रेड खरीद के लाना ही पड़ेगा बिजनेस एक्टिविटी शुरू होने से पहले, तो आप वर्किंग कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दो। और कई बार क्या होता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल इकोनॉमिक जोन वगैरह में होती है या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, आप इस तरीके की मशीन खरीदते हो, इस तरीके का प्लांट लगाते हो, इस तरीके का कोई इक्विपमेंट खरीदते हो, तो गवर्नमेंट कहती है हम आपको सब्सिडी दे देंगे। उस सब्सिडी की वजह से मेरी जेब से जो कैश आउटफ्लो जाता है वो कम हो जाता है, क्योंकि कुछ पैसा गवर्नमेंट दे देती है, कुछ मेरी जेब से जाता है, तो हम सब्सिडी रिसीव को यहाँ पे माइनस कर देते हैं। अकॉर्डिंगली हम पहुंच जाते हैं अपने इनिशियल कैश आउटफ्लोज पे। तो इनिशियल कैश आउटफ्लोज की कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है, परचेज कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट प्लस वर्किंग कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस सब्सिडी रिसीव, दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल कैश आउटफ्लोज। हेडिंग पुट करो इनिशियल कैश आउटफ्लोज और ये स्लाइड आप कॉपी कर लीजिए।
इनिशियल कैश आउटफ्लोज पे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो अपने नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 1 एक सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल और केवल इनिशियल कैश आउटफ्लोज पे। ए फर्म इज कंसीडरिंग परचेजिंग ए न्यू मशीन व्हिच विल कॉस्ट ₹1,20,000। एक फर्म है जो एक मशीन खरीदना चाह रही है और उस मशीन की कॉस्ट 1,20,000 रुपए होगी। हम सबसे पहले लिखेंगे परचेज कॉस्ट ऑफ मशीन 1,20,000। द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन विल अमाउंट टू ₹25,000। अब इस मशीन को इंस्टॉल करवाना पड़ेगा जिसके लिए 25,000 रुपए की कॉस्ट आएगी। हम ऐड कर देंगे इंस्टॉलेशन कॉस्ट 25,000। द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी 15,000। वर्किंग कैपिटल की भी आपको जरूरत पड़ेगी 15,000 रुपए की। ऐड कर देंगे वर्किंग कैपिटल इंट्रोड्यूस 15,000 रुपए। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट इनिशियल कैश आउटफ्लोज। अपने को इनिशियल कैश आउटफ्लोज कैलकुलेट करके देना है। जस्ट तीनों का एडिशन करना है। 1,20,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000 टोटल 1,60,000। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 1 इनिशियल कैश आउटफ्लोज। मैं हमेशा आपको लिखवाऊंगा साथ में ब्रैकेट में ईयर 0 ताकि हमें याद रहे इनिशियल कैश आउटफ्लोज हमेशा ईयर 0 में होते हैं। ईयर 0 का मतलब आज, जिस दिन बिजनेस एक्टिविटी शुरू हो रही है उस दिन। बनाओ 2 कॉलम पर्टिकुलर्स और अमाउंट। एज पर क्वेश्चन सबसे पहले मैं कंसीडर करूंगा परचेज कॉस्ट ऑफ मशीन। एज पर क्वेश्चन मशीन की कॉस्ट है 1,20,000 रुपए। इसमें हम ऐड करते हैं इंस्टॉलेशन कॉस्ट। एज पर क्वेश्चन इंस्टॉलेशन कॉस्ट लग जाएगी 25,000 रुपए। एज पर क्वेश्चन इसमें हम ऐड करेंगे वर्किंग कैपिटल इंट्रोड्यूस। एज पर क्वेश्चन आपको 15,000 रुपए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, तो आपको स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 1,60,000 रुपए का। दैट विल बी ऑल आंसर नंबर 1। इसको आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद इनिशियल कैश आउटफ्लोज जब आप कर देते हो तो उसके बाद आपके स्टार्ट होंगे एनुअल कैश इनफ्लोज। तो एक फाइनेंस मैनेजर जानना चाहता है अगर मैं ये आउटफ्लो कर देता हूं तो मुझे यहां से क्या इनफ्लोज आने की उम्मीद है। तो हमें सेकंड कैलकुलेशन सीखनी है एनुअल कैश इनफ्लोज। एनुअल कैश इनफ्लोज जो है वो डिपेंड करेंगे लाइफ पे। अगर मशीन की लाइफ 5 साल की है तो 1 से लेकर 5 साल तक हर साल आपको एनुअल कैश इनफ्लो होगा। 10 साल की लाइफ है तो आपको फर्स्ट ईयर से लेकर 10th ईयर तक हर साल एनुअल कैश इनफ्लो होगा। अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 10 साल की मेरी मशीन की लाइफ है तो अकॉर्डिंगली मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ये एनुअल कैश इनफ्लो ईयर 1 to 10 मैं कैलकुलेशन करूंगा 1 से लेकर 10 साल तक। अब देखो क्वेश्चन में एनुअल कैश इनफ्लोज को लेकर डेटा जो गिवन होता है वो 2 तरीके से हो सकता है। हो सकता है क्वेश्चन आपको बोले हर साल 5 लाख रुपए की सेल है, हर साल कॉस्ट 2 लाख रुपए की है। अगर हर साल सेम डेटा है तो हम अपना स्टेटमेंट 2 कॉलम में ही बनाते हैं पर्टिकुलर्स और अमाउंट। लेकिन क्वेश्चन बोले फर्स्ट ईयर में 5 लाख की सेल है, सेकेंड ईयर में 3 लाख की सेल है, थर्ड ईयर में 2 लाख की सेल है। अगर हर साल आपको अलग अलग फिगर बताई गई है तो उस सिचुएशन में आपको पर्टिकुलर्स के अलावा उतने कॉलम कंसीडर करने पड़ेंगे जितने की क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स है। लाइक अगर 10 साल का डेटा है, हर साल का डेटा अलग अलग है तो आपको 11 कॉलम कंसीडर करने पड़ेंगे। एक पर्टिकुलर्स का कॉलम,
और 10 कॉलम होंगे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, इस तरीके से। मैं यहाँ पे ये मान के कैलकुलेशन कर रहा हूँ हर साल का डेटा सेम गिवन हो, तो उस सिचुएशन में हमारा फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट भले ही हर साल का डेटा सेम हो या अलग अलग, फर्क केवल इतना है कि मैंने अमाउंट का एक कॉलम लिया है। हर साल का डेटा अलग अलग होगा तो उतने ही कॉलम अमाउंट के बन जाएंगे। देखो अब आप कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करोगे तो आप सबसे पहले सेल जनरेट करोगे, दिस इज योर सेल। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं सेल। इसके बाद हम इसमें से माइनस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना हमारे लिए नया नहीं है, आपको पता भी है सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन आ जाता है। आप चाहो तो यहाँ पे सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन लिख भी सकते हो, बट लिखना जरूरी नहीं है। तो हम सेल में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद हम माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। जब आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाते हो, स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाते हो, तो आप सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो, कंट्रीब्यूशन आता है। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करके अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाता है। लेकिन यहाँ पे फॉर्मेट में कहा गया ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये माइनस करो, लेकिन एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन। ये फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते वक्त आप यहाँ पे डेप्रीशिएशन माइनस मत करना, ये फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन है। डेप्रीशिएशन को छोड़कर बाकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो आप यहाँ पे माइनस कर दो। तो हमारा ये जो प्रॉफिट आता है ये आता है यहाँ पे अर्निंग बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स। ना मैंने इसमें से डेप्रीशिएशन माइनस किया है, ना मैंने इसमें से टैक्स माइनस किया है। इंटरेस्ट यहाँ पे होगा ही नहीं, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो होता है वो यहाँ पे बन गया अर्निंग बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स। इसके बाद हम अलग से माइनस करते हैं डेप्रीशिएशन। जैसे ही आप डेप्रीशिएशन माइनस कर दोगे तो ये क्या बच जाएगा, ईबीटी, दैट विल कम अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से हमेशा आप क्या माइनस करते हो, टैक्स, तो आप पहुंच जाते हो अर्निंग आफ्टर टैक्स पे। ये पहुंच गया मैं अर्निंग आफ्टर टैक्स पे। अब देखो क्वेश्चन में मुझे कैश कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में मुझे कैश कैलकुलेट करना है। अगर मैं कहूं कि ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है दिस इज द कैश इनफ्लो, तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहां तक पहुंचते पहुंचते मैंने ऊपर डेप्रीशिएशन भी माइनस किया जो कि एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। तो हमें अर्निंग आफ्टर टैक्स से वापस कैश तक पहुंचने के लिए ऐड बैक करना पड़ता है डेप्रीशिएशन। जैसे ही आप अर्निंग आफ्टर टैक्स में डेप्रीशिएशन वापस ऐड बैक करोगे आप पहुंच जाओगे एनुअल कैश इनफ्लोज पे। अब यहाँ पे कई बार बच्चों के दो क्वेश्चंस होते हैं कि सर अगर डेप्रीशिएशन माइनस करना ही है तो फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन और फिर डेप्रीशिएशन अलग अलग माइनस करने की क्या जरूरत थी? देखो अगर मैं अलग अलग माइनस नहीं करता तो मुझे कभी ये पता ही नहीं चल पाता कि ईबीडीटी क्या चीज है। जब आप क्वेश्चंस करोगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपके पास अर्निंग बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स गिवन होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में ईबीडीटी गिवन है तो वो फॉर्मेट में कहां पे है, जिसकी वजह से फिक्स्ड कॉस्ट अलग माइनस करनी है, डेप्रीशिएशन अलग माइनस कर। इसके बाद कई बार क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स का, सर पहले डेप्रीशिएशन माइनस किया फिर ऐड बैक किया, इसकी क्या जरूरत है? इससे बेटर है कि ना माइनस करें ना प्लस करें। देखो इसके लिए आपका इनकम टैक्स का प्रोविजन है जो कहता है कि आपको डेप्रीशिएशन पे टैक्स सेविंग होती है। आपका जो इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट है वो कहता है आपको डेप्रीशिएशन पे टैक्स सेविंग होती है। जब आप यहाँ पे डेप्रीशिएशन माइनस करते हो तो आपका अर्निंग बिफोर टैक्स जो कैलकुलेट होके आता है ये फिगर हो जाती है कम, ये फिगर हो जाती है कम, और मुझे इस अमाउंट पे अब टैक्सेस पे करने होते हैं। तो कम अमाउंट पे जब मैं टैक्सेस पे करूंगा तो मेरा टैक्स कम जाएगा,
और ये जो टैक्स कम जा रहा है यही आपकी टैक्स सेविंग है, जो कि इनकम टैक्स कहता है। उस प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है ताकि मेरा यहाँ पे टैक्स सेव हो सके। वापस एड बैक करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि मुझे पहुंचना है कैश तक, और कैश तक पहुंचने के लिए कोई भी नॉन कैश एक्सपेंस माइनस नहीं होना चाहिए। बट अगर कर दिया है तो वापस एड बैक करके मैं अपने एनुअल कैश इनफ्लो पे पहुंच सकता हूं। तो दो क्वेश्चन तो बच्चों के ये रहते हैं जिसका मैंने ऑलरेडी आंसर दे दिया। इसके अलावा जब आप क्वेश्चंस करोगे तो ये जो एनुअल कैश इनफ्लोज है इसके लिए एक और भी नाम यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। जब आप क्वेश्चन करोगे, नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करोगे, चैप्टर नंबर 7A, तो एनुअल कैश इनफ्लोज को क्वेश्चंस में अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन भी बोल दिया जाता है। कैसे? जब आप अर्निंग आफ्टर टैक्स में वापस डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देते हो तो एनुअल कैश इनफ्लो वो फिगर है जो आफ्टर टैक्स है, और डेप्रिसिएशन ऐड बैक करने की वजह से वो वापस बिफोर डेप्रिसिएशन बन जाता है। इसी तरीके से ये जो अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है इसको कई बार कैश फ्लोज बिफोर टैक्स बोल दिया जाता है। कैश फ्लोज बिफोर टैक्स बोल दिया जाता है। जब भी क्वेश्चन में कैश फ्लो बिफोर टैक्स गिवन होता है काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कैश फ्लो बिफोर टैक्स गिवन है, तो बच्चे इसको अर्निंग बिफोर टैक्स समझ लेते हैं। अर्निंग और कैश दो अलग अलग चीजें। आप अर्निंग बिफोर टैक्स तब पहुंचते हो जब आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हो, लेकिन ये अर्निंग नहीं, ये कैश है। अगर आप ईबीडी को अर्निंग बिफोर टैक्स को कैश बोलोगे तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि आप इसमें नॉन कैश एक्सपेंस माइनस कर चुके हो। तो अगर आपको क्वेश्चन ने कैश फ्लो बिफोर टैक्स बोला है तो टैक्स से तो आप पहले हो, लेकिन डेप्रिसिएशन से भी आप पहले हो, तो दैट विल इंडिकेटेड बाय अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। हेडिंग पुट करो एनुअल कैश इनफ्लोज। इस फॉर्मेट को कॉपी करो, ईबीडीटी के साथ ब्रैकेट में अलग वर्ड यूज कर लेना कैश फ्लोज बिफोर टैक्स, और एनुअल कैश इनफ्लोज के साथ अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। हाँ, कई बार एनुअल कैश इनफ्लोज को कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स भी बोल दिया जाता है। इसमें भी कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आफ्टर टैक्स गिवन है तो बच्चे इसको अर्निंग आफ्टर टैक्स समझ जाते हैं। बस आप माइंड में ये सेट कर लो कि सर अर्निंग अलग है, कैश अलग है। अर्निंग का मतलब है डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ है, और कैश का मतलब है डेप्रिसिएशन यहां पे तो माइनस किया ही नहीं है और यहां पे वापस ऐड बैक हो चुका है। हेडिंग पुट करो एनुअल कैश इनफ्लोज और इसको आप कॉपी कर लीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा नहीं कहूंगा कि चैप्टर 7 में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि एज पर स्टडी मटेरियल तो एक ही चैप्टर है, स्टडी नोट नंबर 10। इसमें से क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आता ही आता है, लेकिन वो चैप्टर 7A में से आता है। लेकिन चैप्टर 7A तब तक आप नहीं कर पाओगे जब तक आपको इनिशियल कैश आउटफ्लोज, एनुअल कैश इनफ्लोज और टर्मिनल कैश इनफ्लो कैलकुलेट नहीं करने आए। और जरा एनुअल कैश इनफ्लोज को लेकर भी एक क्वेश्चन ट्राई करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ABC Limited is evaluating the purchase of a new project with a cost of ₹1 lakh.
एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, वो एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाह रही है और उसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए होगी। ये तो आपका इनिशियल कैश आउटफ्लो का पार्ट है। एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 4 इयर्स, इस प्रोजेक्ट की लाइफ 4 साल की है। इसका मतलब एनुअल कैश इनफ्लो आपको फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक जनरेट होंगे। एंड अर्निंग बिफोर टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन, दैट इज ईबीडीटी, EBDT of rupees 45,000 in year 1, rupee 30,000 in year 2, rupee 25,000 in year 3 and rupee 35,000 in year 4। आपको EBDT बताए हैं और हर साल के अलग अलग बताए हैं। इसका मतलब मुझे जब एनुअल कैश इनफ्लो कैलकुलेट करना होगा तो 5 कॉलम बनेंगे, एक पर्टिकुलर्स और उसके अलावा 4 साल के 4 कॉलम। अज्यूम स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन, 1 लाख रुपए की कॉस्ट है, 4 साल की लाइफ है, तो 25,000 रुपए का हर साल डेप्रिसिएशन लगा देंगे और 20% का टैक्स रेट। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट एनुअल कैश इनफ्लोज, अपने को केवल और केवल एनुअल कैश इनफ्लोज कैलकुलेट करके देने, और हमारे पास स्टार्टिंग में ईबीडीटी गिवन है। इसका मतलब हमें ईबीडीटी में से डेप्रिसिएशन माइनस करना है, फिर टैक्स माइनस करना है, फिर डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना है टू कैलकुलेट द एनुअल कैश इनफ्लोज। और हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 2, एनुअल कैश इनफ्लोज। लाइफ है 4 साल की, तो ब्रैकेट में लिख दो ईयर्स 1 to 4। 5 कॉलम में आपका ये स्टेटमेंट बनेगा, पर्टिकुलर्स, इसके बाद 4 साल, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4। सबसे पहले एज पर क्वेश्चन हम लिखेंगे अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स ईबीडीटी, जो कि फर्स्ट ईयर में है 45,000, सेकेंड ईयर में है आपका 30,000, फर्स्ट ईयर में 45,000, सेकेंड ईयर में 30,000, थर्ड ईयर में 25,000 और फोर्थ ईयर में 35,000। फर्स्ट ईयर में 45,000, सेकेंड ईयर में 30,000, थर्ड ईयर में 25,000 और फोर्थ ईयर में 35,000। ईबीडीटी में से हम माइनस करते हैं सबसे पहले डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन ने कहा 1 लाख रुपए प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना है, 4 साल की लाइफ है, कोई स्क्रैप वैल्यू वगैरह नहीं है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब हर साल आप 25,000 रुपए डेप्रिशिएट कर दोगे। अकॉर्डिंगली हम पहुंच जाएंगे अर्निंग बिफोर टैक्स पे। फर्स्ट ईयर का अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया 20,000, सेकेंड ईयर का 5,000, थर्ड ईयर का 0 हो गया और फोर्थ ईयर का आ गया 10,000। अर्निंग बिफोर टैक्स में से हम माइनस करते हैं टैक्स। एज पर क्वेश्चन टैक्स का रेट है 20%, 20,000 रुपए का 20% 4,000 रुपए, 5,000 का 20% 1,000, 0 और 10,000 का 20% 2,000। अकॉर्डिंगली आप पहुंच जाएंगे अपने अर्निंग आफ्टर टैक्स पे। फर्स्ट ईयर का अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया 16,000, सेकेंड ईयर इट विल बी 4,000,
third year 0 and fourth year it will be 8,000. अब हमें पहुंचना है कैश फ्लो तक, तो कैश तक पहुंचने के लिए वापस ऐड बैक करो जो आपने ऊपर डेप्रिशिएशन माइनस किया है. हम ऐड करेंगे डेप्रिशिएशन इन ईच ईयर 25,000. जितना डेप्रिशिएशन आप ऊपर माइनस करोगे हमेशा उतना ही डेप्रिशिएशन वापस आपको ऐड बैक कर देना है. अकॉर्डिंगली आप पहुंच जाएंगे अपने एनुअल कैश फ्लो तक. दैट विल कम, फर्स्ट ईयर का एनुअल कैश फ्लो आएगा 41,000, सेकेंड ईयर इट विल बी 29,000, third year it will be 25,000 and fourth year it will be 33,000. इंटरप्रिटेशन क्या है? इंटरप्रिटेशन ये है कि फाइनेंस मैनेजर हमसे ये कहना चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट में अगर स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए का खर्चा कर दिया जाए तो फर्स्ट ईयर में यहां से 41,000 का पैसा आने की उम्मीद है, सेकेंड ईयर में 29,000 कैश आने की उम्मीद है, थर्ड ईयर में 25,000 कैश आने की उम्मीद है और फोर्थ ईयर में 33,000 कैश आने की उम्मीद है. हालांकि हम इसके बेसिस पे यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं लेते क्योंकि चैप्टर 7A में काफी सारी मेथड्स हैं जिनका अपना अपना अलग अलग क्राइटेरिया है ऑफ टेकिंग डिसीजन और उन्हीं क्राइटेरिया के बेसिस पे हमें डिसीजन लेना है. हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 2 और इस स्लाइड को आप कॉपी कर लीजिए. इसके बाद थर्ड कैलकुलेशन हमारी आती है दैट इज नॉन एज टर्मिनल ईयर. देखो टर्मिनल का मतलब ही होता है जहां पे कुछ खत्म होता है तो उसको बोला जाता है टर्मिनल. टर्मिनल ईयर का मतलब मशीन की लाइफ जिस साल में खत्म होती है, दिस ईयर इज नॉन एज टर्मिनल ईयर. और उस टर्मिनल ईयर में अगर आपको कोई एडिशनल कैश फ्लो जनरेट होता है, कोई एडिशनल कैश आपके पास आता है तो दैट इज नॉन एज टर्मिनल ईयर कैश इनफ्लो. मैं अपने एग्जांपल के अकॉर्डिंगली लाइफ मान के चल रहा था, 10 साल की लाइफ है तो इसका मतलब जो 10th ईयर होगा दैट विल बी द टर्मिनल ईयर. तो 10th ईयर विल बी योर टर्मिनल ईयर. तो इट इंडिकेट्स द, ध्यान देना, एडिशनल कैश इनफ्लो. लास्ट ईयर में जो आपको एनुअल कैश इनफ्लो आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके अलावा कोई कैश इनफ्लो अगर आ रहा है तो दैट इज नॉन एज टर्मिनल ईयर कैश इनफ्लो, जो केवल और केवल 10th ईयर में ही आएगा, जो केवल और केवल लास्ट ईयर ऑफ द मशीन जो होगा उसी में आएगा. इट इंडिकेट्स द एडिशनल कैश इनफ्लो टू बी जनरेटेड इन द लास्ट ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट which are not generated each year. जो एनुअल कैश इनफ्लो का पार्ट ना हो उसके अलावा कोई कैश फ्लो जनरेट हो रहा है लास्ट ईयर में, दैट इज नॉन एज टर्मिनल कैश इनफ्लो. इसकी कैलकुलेशन के लिए हम हमेशा 2 कॉलम कंसीडर करते हैं, पर्टिकुलर्स और अमाउंट. पहला जो अब लिखा हुआ है एलिमेंट स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट, ये बड़ा सिंपल सा है कि मैंने एक स्टार्टिंग में मशीनरी खरीदी, अब मैं कहता हूं कि इसकी 10 साल की लाइफ है, 10th ईयर के एंड में ये मशीन किसी काम की नहीं है, 10,000 में बिक जाएगी, तो वो स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट जो है वो हम टर्मिनल ईयर में कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट आपको हर साल जनरेट नहीं होगी, केवल और केवल लास्ट ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट में ही आपको मिलेगी. इसके अलावा जब हमने इनिशियल कैश आउटफ्लो की कैलकुलेशन की तो मैंने कहा आप कुछ मटेरियल वगैरह मेंटेन करने के लिए कुछ वर्किंग कैपिटल भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो. देखो ये जो वर्किंग कैपिटल इंट्रोड्यूस है, मान लो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है 50,000 रुपए का मटेरियल एज ए सेफ्टी स्टॉक हम रखेंगे ही रखेंगे. ठीक है, आपने डिसाइड किया 50,000 रुपए का मटेरियल हम एज ए सेफ्टी स्टॉक रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन
अब ये मशीन ही आप बेच रहे हो, मशीन पे आपको प्रोडक्शन ही नहीं करना, तो क्या उससे रिलेटेड जो मटेरियल है वो आप अभी भी सेफ्टी स्टॉक में रखोगे? ऑफ कोर्स अब आपको उस मटेरियल की जरूरत नहीं होगी, तो आप क्या करोगे, उस मटेरियल को भी कैश में कन्वर्ट करवा लोगे। तो हम हमेशा, अगर कभी भी आपने कोई भी वर्किंग कैपिटल इंट्रोड्यूस की हुई है, तो हम हमेशा लास्ट ईयर में वर्किंग कैपिटल को रिलीज कर लेते हैं। कई बार क्वेश्चन बोलेगा वर्किंग कैपिटल रिलीज करवा लो, बट कई बार क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल इंट्रोड्यूस तो करवा देगा, रिलीज करवाने के लिए नहीं बोलता। अगर नहीं भी बोलता है तो हमें हमेशा अजम्पशन बेसिस पे इसको रिलीज करवाना ही करवाना है, क्योंकि एक सिंपल सी बात यह है, अगर 50,000 रुपए का रॉ मटेरियल आप एज ए सेफ्टी स्टॉक रखते थे, जब मशीन ही बेच दोगे तो उस रॉ मटेरियल की आपको जरूरत नहीं होगी, आप उसको वापस कैश में कन्वर्ट करवा लोगे 50,000 रुपए, वो हम यहाँ पे एड बैक कर लेते हैं। और ये अमाउंट उतनी ही होनी चाहिए जितनी की आपने वर्किंग कैपिटल लगाई है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। दैट विल कम योर टर्मिनल ईयर कैश इनफ्लो। इसका मतलब टर्मिनल ईयर में केवल और केवल दो आइटम आ सकते हैं, स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट एंड वर्किंग कैपिटल रिलीज्ड। हेडिंग पुट करो टर्मिनल ईयर कैश इनफ्लोज और इसको आप कॉपी कर लीजिए। अब आपने तीनों कैश फ्लोज, इनिशियल कैश आउटफ्लोज इन ईयर 0, एनुअल कैश इनफ्लो डिपेंडिंग अपॉन द लाइफ ऑफ द एसेट और टर्मिनल ईयर कैश इनफ्लोज लास्ट ईयर ऑफ द एसेट, तीनों फॉर्मेट देखिए। तो एक ही क्वेश्चन में तीनों का एप्लीकेशन देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, from the following information find out initial, subsequent, annual and terminal cash flow। हमें इनिशियल कैश फ्लो, एनुअल कैश फ्लो और टर्मिनल कैश फ्लो तीनों कैलकुलेट करने। मशीन की कॉस्ट होगी 5,25,000, साल्वेज वैल्यू कह दो, स्क्रैप वैल्यू कह दो, एक ही बात है, 30,000 रुपए इसकी स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट ऑफ मशीन इनिशियल कैश आउटफ्लो का पार्ट है, स्क्रैप वैल्यू टर्मिनल ईयर का पार्ट है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 5,000 रुपए, इनिशियल कैश आउटफ्लो में शो करेंगे। इसकी लाइफ है 5 साल की, जिसके बेसिस पे हम इजीली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड एनुअल सेल्स, एक्सपेक्टेशन है कि हर साल सेल्स 10,000 यूनिट की हो जाएगी, हर साल बोला है, इसका मतलब हर साल 10,000 यूनिट सेम बिकेगी। तो एनुअल कैश इनफ्लो कैलकुलेट करते वक्त आपको 5 साल के अलग अलग कॉलम लेने की जरूरत नहीं है, पर्टिकुलर्स और अमाउंट दो से काम चल जाएगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 40 रुपए होगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 16 रुपए होगी और टैक्स का रेट आपको 50% अप्लाई करना है और हमें तीनों कैश फ्लो कैलकुलेट करना है। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 3। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इनिशियल कैश आउटफ्लोज इन ईयर 0। दो कॉलम में हम ये कैलकुलेशन करेंगे, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। एज पर क्वेश्चन सबसे पहले हम लिखेंगे परचेज कॉस्ट ऑफ मशीन 5,25,000 रुपए। परचेज कॉस्ट ऑफ मशीन हम लिखेंगे 5,25,000। इसमें हम ऐड करेंगे एज पर क्वेश्चन इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 5,000 रुपए, तो हम ऐड करेंगे इंस्टॉलेशन कॉस्ट 5,000। पूरे क्वेश्चन में आप देख सकते हो
ना कोई वर्किंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है, ना कोई सब्सिडी है। अकॉर्डिंगली इनिशियल कैश आउटफ्लो विल बी 5,30,000। इनिशियल कैश आउटफ्लो के बाद हम कैलकुलेट करेंगे एनुअल कैश इनफ्लोज। एज पर क्वेश्चन लाइफ है मशीन की 5 साल की, तो एनुअल कैश इनफ्लो ईयर 1 to 5। दो कॉलम में कैलकुलेशन हो जाएगी, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, और अमाउंट के साथ भी मैं यहां पे लिख देता हूं 1 to 5 ईयर्स। 1 to 5 ईयर्स जो आपका एनुअल कैश इनफ्लो कैलकुलेट होके आएगा, फर्स्ट ईयर में भी वही है, सेकंड ईयर में भी वही है, थर्ड ईयर में भी वही, फोर्थ ईयर में भी वही, और फिफ्थ ईयर में भी सेम अमाउंट रहे। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एज पर फॉर्मेट सेल। एज पर क्वेश्चन सेल आप करोगे 10,000 यूनिट और सेलिंग प्राइस होगा 40 रुपए का, तो हम लिखेंगे सेल्स 10,000 यूनिट, 40 रुपए का रेट, तो 4 लाख रुपए आपकी सेल वैल्यू होगी हर साल। अब देखो यहां पे कई बार स्टूडेंट का एक डाउट आता है और बच्चे गलती भी करते हैं कि सर 10,000 यूनिट जो है वो तो एनुअल है, 5 साल तक सेल करेंगे, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे। एक्चुअल में मैं 500 सालों का एडिशन करके क्यूमुलेटिव कैश फ्लो नहीं निकाल रहा, मैं तो एनुअल ही कैश फ्लो निकाल रहा हूं। होगा क्या, हर साल का डेटा सेम होने की वजह से फर्स्ट ईयर में भी यही अमाउंट है, सेकेंड ईयर में भी यही अमाउंट है, थर्ड ईयर की भी यही अमाउंट, फोर्थ की भी यही अमाउंट, फिफ्थ की भी यही अमाउंट। मैं यहाँ पे 500 सालों का टोटल कैश फ्लो नहीं निकालने वाला, मैं हर साल का कैश फ्लो निकाल रहा हूं जो कि सेम होगा, जिसकी वजह से एक सिंगल कॉलम में कैलकुलेशन कर रहा हूं। सेल में से आप माइनस करते हो वेरिएबल कॉस्ट। एज पर क्वेश्चन वेरिएबल कॉस्ट 16 रुपए पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 16, तो वेरिएबल कॉस्ट विल बी 1,60,000 per year. That will come your earning before depreciation and tax। क्योंकि आप पूरे क्वेश्चन में देख सकते हो फिक्स्ड कॉस्ट कहीं नहीं है, तो अकॉर्डिंगली ईबीडीटी आ गया 2,40,000। ईबीडीटी में से आप माइनस करते हो डेप्रिसिएशन। एज पर क्वेश्चन मशीन की कॉस्ट है 5,25,000, इंस्टॉलेशन की कॉस्ट है 5,000 और स्क्रैप वैल्यू है 30,000 और लाइफ है 5 साल की। स्ट्रेट लाइन मेथड हम फॉलो किया करते हैं। अकॉर्डिंगली 5,25,000 रुपए मशीन की कॉस्ट, इंस्टॉलेशन आप हमेशा ऐड करते हो प्लस 5,000, माइनस किया करते हो हमेशा स्क्रैप वैल्यू 30,000, डिवाइडेड बाय लाइफ 5 साल की, तो हर साल का डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए होगा। हर साल का डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए होगा। अकॉर्डिंगली आपका अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा 1,40,000। इसमें से आप माइनस करोगे टैक्स, जो कि एक सिंपल रेट है 50%, 1,40,000 का 50%, दैट विल बी 70,000 टैक्स चला जाएगा, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आपके पास बचेगा 70,000। लेकिन मुझे कैश तक पहुंचना है, और कैश तक पहुंचने के लिए आपने ऊपर ये जो 1 लाख का डेप्रिसिएशन माइनस किया वो वापस ऐड बैक करना पड़ेगा, तो दैट विल बी 1,70,000 एनुअल कैश इनफ्लो। इसका मतलब फर्स्ट ईयर में आपको 1,70,000 का कैश इनफ्लो होगा, सेकेंड ईयर में भी 1,70,000 का होगा, थर्ड ईयर में भी 1,70,000, फोर्थ ईयर में भी 1,70,000 और फिफ्थ ईयर में भी 1,70,000 का। इसके बाद क्वेश्चन जानना चाहता है टर्मिनल ईयर कैश इनफ्लोज। हेडिंग पुट करो टर्मिनल ईयर कैश इनफ्लोज। लाइफ है अपने क्वेश्चन में 5 साल की, तो जो फिफ्थ ईयर है दैट विल बी द टर्मिनल ईयर। दो कॉलम में हम हमेशा टर्मिनल ईयर की कैलकुलेशन करते हैं, पर्टिकुलर्स और अमाउंट।
और इस क्वेश्चन में आपके पास स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट गिवन है, दैट इज ₹30,000। वर्किंग कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस ही नहीं करी तो रिलीज करवाने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो टर्मिनल ईयर में आपको कैश फ्लो 30,000 का ही होगा। इस क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन क्या है? इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि फाइनेंस मैनेजर का कहना है इस प्रपोजल में 5,30,000 रुपए का स्टार्टिंग में आउटफ्लो होगा और एक्सपेक्टेशन ये है कि हर साल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर हर साल 1,70,000 का कैश इनफ्लो होगा और जो लास्ट ईयर होगा फिफ्थ ईयर उसमें ये 70 तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा 30,000 रुपए का कैश फ्लो अलग से जनरेट होगा। हालांकि अभी हम यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं दे रहे क्योंकि डिसीजन के क्राइटेरियाज हैं, उन्हीं क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंगली डिसीजन लेने हैं, बट इस कैलकुलेशन के बिना कोई भी डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन का कैश फ्लो की जो कैलकुलेशन है ये एक बेसिक पार्ट है। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 3 और इसको आप कॉपी कर लीजिए। दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैश फ्लो चैप्टर। इसमें हमें केवल और केवल 3 कैलकुलेशन सीखनी है। इनिशियल कैश आउटफ्लोज, परचेज कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस इंस्टॉलेशन प्लस वर्किंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड माइनस सब्सिडी रिसीव। सेकंड एनुअल कैश इनफ्लोज, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, दैट विल कम ईबीडीटी, minus depreciation, that will come EBT, minus tax EAT, add back depreciation, annual cash inflows। EBDT को कैश फ्लोज बिफोर टैक्स भी बोला जाता है, एनुअल कैश फ्लोज को कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स भी बोला जाता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन भी बोला जाता है। टर्मिनल ईयर कैश इनफ्लोज 2 कॉलम पर्टिकुलर्स और अमाउंट, स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट हो सकती है और अगर आपने वर्किंग कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो आप उसको रिलीज करवा। और 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे ट्राई कर लिए जो कि बिल्कुल बेसिक थे और बेसिक इसलिए क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में हमें एडवांस लेवल इस चैप्टर का देखना ही है। तो इस इतना जो पार्ट मैंने करवाया है इस टॉपिक को आप नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आओ ताकि आप इजीली इन्वेस्टमेंट डिसीजन टेक्निक्स एंड इवैल्यूएशन का जो पार्ट है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सको। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।